यूएन की जो कोर्ट है जिसमें इसराइल की जेनोसाइड का केस चल रहा है, तो उसने फैसला फ्राइडे के दिन सुनाना है। 17 जज की बेंच ने फैसला सुनाना है। अभी 2 दिन की सुनवाई हुई थी कुछ दिनों पहले इसमें, जिसमें एक दिन इसराइल के वकील को दिया गया था, दूसरा दिन साउथ अफ्रीका के वकील को दिया गया था। तो साउथ अफ्रीका ने ये केस लगाया था इसराइल के खिलाफ, जेनोसाइड का केस उसने फाइल किया था। उसने कहा था कि इसराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, तो उसने इसी को लेकर उसने कोर्ट में केस फाइल किया था और उसने अपील की थी कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा के लोगों का, उसको बंद करे। तो फ्राइडे को वर्डिक्ट आ जाएगा कोर्ट के द्वारा से, और 17 जज की बेंच ने इसको वर्डिक्ट को देना है। साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हेग पहुंचेंगे, जहाँ पर ये कोर्ट है, हेग नीदरलैंड, वहाँ पर इन्होंने आना है फ्राइडे के दिन। और जो रूलिंग होगी, जो भी फैसला कोर्ट सुनाएगा, तो उसमें पहली चीज़ उसका ये उसने फैसला लेना है कि इमरजेंसी मेज़र अगर वो ले सकता है तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपील की है कोर्ट से कि इमरजेंसी मेज़र उठाया जाए ताकि इसराइल जो ये जेनोसाइड की कार्रवाई कर रहा है उस जेनोसाइड की कार्रवाई को बंद करे इसराइल। तो अगर कोर्ट इसराइल के ऊपर वाकई में कुछ फैसले सुनाता है या इसराइल से ये इस बात का ऑर्डर देता है इसराइल को कि वो जो गाजा के लोगों के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, यानी गाजा के लोगों की जो हत्या हो रही है इसराइल द्वारा, वो बंद होनी चाहिए, ऐसा फैसला हो सकता है कि कोर्ट सुना दे। ये एक टेम्परेरी फैसला आएगा फ्राइडे के दिन को। जो बड़ा फैसला है जेनोसाइड का जो केस है वो, उसको तो कई साल लग सकते हैं सुनवाई के दौरान। और ये फ्राइडे के दिन इमरजेंसी मेज़र अगर कोर्ट लेने वाली है तो वो ले लेगी। अ, अगर आईसीजी डिसीजन कोई दे देती है तो उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जाता है और वो उसको बाइंडिंग माना जाता है। लेकिन जो आईसीजी है उसको जो भी ऑर्डर उसको देते हैं उसके द्वारा दिया जाता है, उसको वो इन्फोर्स नहीं करा सकती है। तो अगर इसराइल के ऊपर फ्राइडे के दिन कुछ मेज़र उठाए जाते हैं, इसराइल से ऑर्डर दिया जाता है इसराइल को कि उसे ये कार्रवाई बंद करनी पड़ेगी, यानी इस लड़ाई को बंद करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ऐसा फैसला दे देता है, तो अगर इसराइल इस फैसले को नहीं मानता है तो फिर इसराइल के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लग सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट कर देगा। तो इसराइल को अगर उसके अभी सर्कमस्टांसिस देखें तो इसराइल को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उसको उसने उसके जो गवर्नमेंट है इसराइल की गवर्नमेंट, उसने कह भी दिया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी फैसला लेता है तो हमारी जो कार्रवाई है गाजा में वो जैसे पहले चलती आ रही है वैसे आगे भी चलती रहेगी। तो उसने कह दिया गवर्नमेंट ने कि हमको फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसराइल की आर्मी ने वेडनेसडे यानी आज के दिन कहा है कि उसने खान यूनिस के इलाके को उसने घेर लिया है चारों तरफ से, और 2 दिन की हेवी फाइटिंग के बाद उसने इस खान यूनिस के चारों तरफ से उसने घेर लिया, और धीरे धीरे करके वो खान यूनिस के सेंटर की तरफ उसकी सेना बढ़ती रहेगी। लगभग खान यूनिस में 5 लाख लोगों ने अभी यहाँ शेल्टर ले रखा है। तो वेडनेसडे की मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग में ऐसे खबर मिली है कि कई इलाके जो इधर थे खान यूनिस की तरफ है, हॉस्पिटल, वहाँ पर इसराइल की सेना कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर 3 हॉस्पिटल मेन मुख्य हॉस्पिटल है, एक अलस्का, एक नसीर और तीसरा अल अमल। तो इन हॉस्पिटलों के सामने गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है, और हॉस्पिटल से जो सिविलियन, काफ़ी लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर शरण ले रखी है। जैसे नसीर हॉस्पिटल के अंदर 18,000 फ़िलिस्तीनी लोगों ने शरण ले रखी है। तो यहाँ से अगर कोई लोग भागना चाह रहे हैं तो इसराइल ने इसको ब्लॉक कर रखा है, और ऐसा भी खबरें आ रही है कि इसराइल फायरिंग कर रहा है, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर इसराइल की सेना फायरिंग कर रही है। इसराइल की गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने आज गाजा की सीज़फायर की जो बात है उसको रूल आउट कर दिया है। अभी कुछ दिनों से रिपोर्ट चल रही है, निगोशिएशन की आ रही है रिपोर्ट, और उसमें कहा जा रहा है कि इसराइल निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत वो 2 महीने के लिए सीज़फायर करने के लिए तैयार है। साथ में जो हमास है उसको, इसराइल के जो हॉस्टेजेस है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर आज इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। हालांकि उन्होंने निगोशिएशन के बारे में डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सीज़फायर नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक हम हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देते और जब तक हम सारे हॉस्टेजेस को छुड़ा नहीं लेते। तो ये इनका स्टेटमेंट काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि उम्मीद ये लग रही थी कि कभी भी सीज़फायर हो सकता है कुछ दिनों के लिए। हो सकता है कि अभी भी ऐसी उम्मीद है कि सीज़फायर हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। जो कतर है वो कोशिश कर रहा है दोनों पक्षों को, हमास और इसराइल के बीच मीडिएशन को कतर करा रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि अभी मीडिया के सामने भी छुपाया जा रहा होगा जो भी एग्रीमेंट है उसको। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी, उन्होंने आज के दिन इसराइल के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा इसराइल
जो रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते से सप्लाई जा रही है, तो उस सप्लाईज़ को इज़राइल रोक रहा है। तो उन्होंने कहा है, इजिप्ट के राष्ट्रपति वो कहते हैं कि हमने हमारे तरफ वाला जो रफ़ा क्रॉसिंग है, हमने तो उसमें पूरी तरीके से खुला कर रखा है, चौबीसों घंटे खुले रहता है हमारा क्रॉसिंग, तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सप्लाईज़ हमारी तरफ से रुक नहीं रही है। लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि इज़राइल जितनी भी सप्लाईज़ है उनको रोक रहा है, और उसको रोक के वो धीरे-धीरे कर रहा है सप्लाईज़ को, मतलब काफ़ी लंबा समय एक ट्रक को चेकिंग करने में काफ़ी घंटे लगा दे रहा है इज़राइल। तो ऐसे करके जो सप्लाईज़ है वो गाज़ा के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो इजिप्ट के राष्ट्रपति वो आगे कहते हैं कि इज़राइल ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इज़राइल को लगता है कि वो अगर वो प्रेशर डालेगा हमास के ऊपर, यानी अगर गाज़ा के जो सिविलियन है अगर उनको सप्लाईज़ नहीं मिलेगी तो हमास के ऊपर प्रेशर आएगा और हमास हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। ऐसी पॉलिसी अभी इज़राइल को लग रही है कि ऐसा अगर वो सप्लाईज़ को रोकेगा तो उसका फिर सप्लाईज़ को रोक के हॉस्टेजेस को छुड़ाने के चांसेस बन पाएंगे। तो इसीलिए जो इज़राइल है वो अभी तक उसने सप्लाईज़ को काफ़ी हद तक रोक के रखा हुआ है, ये इनका कहना है। आज के दिन यूएस ने स्ट्राइक की है इराक में। इराक के ऊपर कुछ मिलिशिया बेसिस में यूएस ने स्ट्राइक की है, और ये स्ट्राइक उसने 3 टारगेट किए 3 जगहों में, जिसमें 2 फाइटर्स की मौत हो गई। ये जो फाइटर्स है ये ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो कुछ दिन पहले यूएस के जो बेस है वेस्टर्न इराक में, वहाँ पर कुछ ग्रुप्स द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कुछ यूएस के सिपाहियों को हल्की फुल्की चोट आई थी। तो उसके बाद यूएस ने कहा था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज के दिन यूएस ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो इराक की जो गवर्नमेंट है उसने अमेरिका की आलोचना की, और अमेरिका सरकार को उसने कहा कि आपने हमारी सोवरेनिटी का आपने उल्लंघन किया है, यानी कि आपने हमारे इलाके में मिसाइल अटैक करके हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका आपने उल्लंघन किया है। यमन की जो हौती फोर्सेस है उन्होंने मिसाइल फायर की है, और रेड सी के इलाके में उन्होंने मिसाइल फायर की है वेडनेसडे के दिन में। तो यूएस ने 3 मिसाइल फायर की थी यमन के हौती द्वारा, जिसमें से यूएस ने 2 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया और 1 मिसाइल टारगेट से मिस हो गई। तो हौती की जो अथॉरिटीज़ है अभी भी उनके पास इतनी पावर है कि वो अटैक, अभी भी उनमें इतनी पोटेंशियल है कि अटैक कर सकते हो। और हौती की अथॉरिटीज़ ने आज ये भी डिसीजन लिया कि जो भी यमन के इलाके में ब्रिटेन और अमेरिका के वर्कर्स हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर यमन को छोड़ना पड़ेगा। यह हौती की अथॉरिटीज़ ने आज डिसीजन लिया है।